कहानी की शुरुआत में हम न्यूयॉर्क के एक शहर की वीरान पड़ी सड़कों को देखते हैं, जहां विशाल नाम का शख्स अपनी मॉन्स्टर कार में अपने वफादार कुत्ते बड़ी को साथ गश्त लगा रहा था। दरअसल करीब 5 साल पहले फैले एक खतरनाक वायरस ने पूरी दुनिया को तबाह कर दिया था और धरती की 90% आबादी को खूंखार जीवों में बदल दिया था। ये जीव आम ज़ॉम्बी की तरह बेवकूफ नहीं थे, बल्कि इंसानों की तरह ही सोचने समझने की ताकत रखते थे, बस रोशनी से डरते थे। इस महाविनाश के बाद विशाल ही शहर में अकेला जिंदा इंसान बचा था, जो किसी तरह अपनी सांसें चला रहा था। उधर घर में राशन खत्म होने की वजह से आज वो शिकार की तलाश में बाहर निकला था। तभी अचानक सड़क पर हिरणों का एक झुंड उसके सामने से गुजरता है। शिकार देखते ही विशाल कार से उनका पीछा करने लगा, लेकिन आगे गाड़ियों का लंबा जाम होने की वजह से उसे मजबूरी में कार रोककर पैदल ही पीछा करना पड़ा। एक शांत गली में पहुंचते ही उसे झुंड से बिछड़ा हुआ एक अकेला हिरण दिखाई देता है। विशाल उस पर राइफल का निशाना साध ही रहा था कि तभी अचानक एक शेर छलांग लगाकर हिरण का काम तमाम कर देता है। देखते ही देखते शेरनी और उसका छोटा बच्चा भी वहां पहुंच जाते हैं। राइफल हाथ में होते हुए भी विशाल गोली नहीं चलाता, क्योंकि इस परिवार को देखकर उसे अपने बिछड़े हुए परिवार की याद आने लगती है और वो जानता था कि अब कुदरत का संतुलन इन्हीं जानवरों के हाथ में है। इसलिए वो चुपचाप अपने ठिकाने पर लौट आता है। घर पहुंचते ही विशाल सबसे पहले कार से एक खास केमिकल निकालता है और सीढ़ियों पर अच्छी तरह छिड़क देता है, ताकि बाहर घूम रहे दरिंदों को उसके जिस्म की बू ना आ सके। इसके बाद वो अंदर जाकर रात का खाना तैयार करता है। जैसे जैसे शाम ढलने लगती है, वो घर के तमाम खिड़कियों और दरवाजों को लोहे की मजबूत प्लेट से सील करके अंदर का अंधेरा कायम कर देता है। रोशनी बुझते ही बाहर खौफनाक गर्जनाएं गूंजने लगती हैं। खौफ के इस माहौल में विशाल अपने कुत्ते बड़ी को सीने से लगाए बात बात में दबे हुए टब के अंदर बैठ जाता है। किसी बीच डर के साये में उसकी आंख लग जाती है और वो ख्वाब में 3 साल पुराना वही भयावह मंजर देखता है, जब पूरा शहर खाली कराया जा रहा था और उस भगदड़ में उसकी पत्नी और बेटी वायरस की शिकार हो गई थी। अपनी नजरों में वो आज भी खुद को उनकी इस हालत का गुनहगार मानता था। अचानक जब उसकी नींद खुलती है तो बाहर का भयानक सन्नाटा लौट चुका था। खुद को शारीरिक रूप से मजबूत रखने के लिए वो एक्सरसाइज करता है और फिर घर के नीचे बनी सीक्रेट अंडरग्राउंड लैब की तरफ बढ़ जाता है। असल में विशाल के शरीर में इस वायरस से लड़ने की कुदरती ताकत थी, इसलिए वो अपने ही खून से वैक्सीन तैयार करके संक्रमित चूहों पर ट्रायल कर रहा था। हालांकि ज्यादातर चूहे दम तोड़ चुके थे, लेकिन तभी एक चूहे के शरीर में सुधरते लक्षण दिखाई देते हैं और उसकी रंगत सामान्य होने लगती है। ये कामयाबी देखकर उसके दिल में एक नई उम्मीद जगती है। इसके बाद वो अपनी राइफल उठाकर शहर के दौरे पर निकल पड़ता है। एक शॉपिंग मॉल से राशन समेटने के बाद वो सीधे बंदरगाह पहुंचता है और रेडियो फ्रीक्वेंसी के जरिए मैसेज ब्रॉडकास्ट करता है कि अगर कोई भी इंसान जिंदा बचा है तो दोपहर के वक्त बंदरगाह पर आकर मिले। वो ढलती शाम तक इंतजार करता है, लेकिन हमेशा की तरह आज भी उसे कोई जवाब नहीं मिलता। तभी अचानक उसे पास की सड़क पर एक हिरण दौड़ता हुआ दिखाई देता है और बड़ी उसके पीछे भागने लगता है। पीछा करते करते वो हिरण एक बेहद अंधेरी और खौफनाक इमारत के भीतर ओझल हो जाता है और बड़ी भी बिना सोचे उसके पीछे चला जाता है। ये देखते ही विशाल के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि दिन के उजाले में ये खूंखार डार्क सीकर्स ऐसी ही अंधेरी इमारतों में छिपे रहते थे। अपने वफादार साथी को बचाने के लिए विशाल मजबूरी में टॉर्च की मध्यम रोशनी के सहारे दबे पांव उस भयानक अंधेरे में दाखिल होता है। अंदर से रोंगटे खड़े करने वाली खौफनाक सरसराहटें आ रही थीं। तभी एक कोने में एक बेजान जिस्म देखकर पल भर के लिए विशाल का दिल बैठ जाता है, लेकिन गौर से देखने पर पता चलता है कि वो वही हिरण था जिसे मार दिया गया था। इसके बाद वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए एक कमरे के दरवाजे से अंदर झांकता है तो सामने का मंजर देखकर उसकी रूह कांप उठती है। उस कमरे में कई आदमखोर जीव एक साथ झुंड बनाकर खड़े थे। विशाल तुरंत अपनी टॉर्च की रोशनी हथेली से ढक लेता है। गनीमत यह थी कि उन दरिंदों का मुंह दीवार की तरफ था, इसलिए वे उसकी मौजूदगी से अनजान रहे और वो बाल बाल बच निकला। इसके बाद वो रेंगते हुए दूसरे कमरे में पहुंचता है, जहां बड़ी एक मेज के नीचे खौफ से कांप रहा था। असल में उस अंधेरे कोने में एक खूंखार ज़ॉम्बी घात लगाकर बैठा था। विशाल टॉर्च घुमाकर अपनी गन निकालता है और गोलियों की बौछार से उसे वहीं ढेर कर देता है, लेकिन गोलियों की गूंज सुनते ही पूरी इमारत में मौजूद ज़ॉम्बीज उनके पीछे पड़ जाते हैं। विशाल के कहने पर बड़ी दीवार के एक छोटे से सुराख से बाहर कूद जाता है, लेकिन तभी एक दरिंदा विशाल को जकड़ लेता है। खुद को छुड़ाने के लिए विशाल शीशा तोड़कर सीधे इमारत से बाहर छलांग लगा देता है। तेज धूप के संपर्क में आते ही उस जीव की चमड़ी जलने लगती है और वो तड़प तड़प कर दम तोड़ देता है। इस तरह विशाल और बड़ी एक बार फिर मौत के मुंह से सही सलामत बाहर निकल आते हैं। हालांकि विशाल अभी वहां से जाने के मूड में नहीं था, क्योंकि अपनी तैयार की गई दवा का टेस्ट करने के लिए उसे एक जिंदा ज़ॉम्बी
ज़ॉम्बी की सख्त जरूरत थी। इसके लिए वो इमारत की चौखट पर एक फंदा बिछाता है और चारे के तौर पर मरे हुए ज़ॉम्बी के जिस्म पर अपने ही खून के कुछ कतरे टपका देता है। खून की महक सूंघते ही उसकी ये चाल सटीक बैठती है और एक फीमेल ज़ॉम्बी उस फंदे में आ फंसती है। तभी उसका एक साथी उसे छुड़ाने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन बाहर बिखरी तेज धूप की वजह से वो दहलीज पार करने की हिम्मत नहीं जुटा पाता। वो दरिंदा गुस्से में विशाल को घूरता हुआ वापस अंधेरे में गायब हो जाता है। उस रात विशाल उस पकड़ी गई ज़ॉम्बी को बेहोश करके अपनी खुफिया लैब में ले आता है, जिसके शरीर पर तितली का टैटू बना हुआ था। वो बड़ी उम्मीदों के साथ अपनी बनाई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है, मगर बदकिस्मती से उस दवा का उस पर कोई असर नहीं होता और विशाल बेहद मायूस हो जाता है। अगली सुबह वो एक बार फिर नई उम्मीद के साथ शहर के दौरे पर निकलता है और रोजमर्रा की तरह रेडियो पर अपना पैगाम ब्रॉडकास्ट करता है। घंटों बंदरगाह पर किसी के आने का इंतजार करने के बाद जब वो वापस लौटने लगता है तो रास्ते में एक इमारत के बाहर सड़क के बीचों बीच किसी को खड़ा देखकर ठिठक जाता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक पुतला था, जिसे उसने पहले कभी वहां नहीं देखा था। सस्पेंस में पड़ा विशाल दूरी से ही एक गोली चलाकर तसल्ली करता है और फिर धीरे धीरे उसके नजदीक पड़ता है, लेकिन जैसे ही उसका पैर सड़क पर फैले पानी पर पड़ता है, एक छिपा हुआ फंदा उसके पैर को जकड़ लेता है और विशाल झटके से हवा में उल्टा लटक जाता है। दरअसल ज़ॉम्बीज ने उसी की चाल से उसे अपना शिकार बना लिया था। सिर पर गहरी चोट लगने के कारण विशाल वहीं बेहोश हो जाता है। कुछ देर बाद जब उसकी कलाई पर बंधी घड़ी का अलार्म बजता है तो उसकी चेतना लौटती है। वो देखता है कि शाम का धुंधलका छाने लगा है और उसका कुत्ता बड़ी सामने बनी खौफनाक इमारत की ओर मुंह करके लगातार भौंक रहा है। विशाल जैसे तैसे अपनी जेब से चाकू निकालकर फंदे की रस्सी काटता है और नीचे गिर पड़ता है। धराम से गिरने की वजह से उसका पैर बुरी तरह चोटिल हो जाता है। तभी उस अंधेरी इमारत के भीतर से ज़ॉम्बी बने खूंखार कुत्तों का झुंड उसकी तरफ लपकता है। विशाल फौरन गन निकालकर एक कुत्ते को गोलियों से भून देता है, लेकिन तभी दूसरा कुत्ता उसे दबोच लेता है। वो बस उसे काटने ही वाला था कि ऐन मौके पर बड़ी छलांग लगाकर उस पर टूट पड़ता है और विशाल की जान बचा लेता है। लेकिन अफसोस, उन आदमखोर कुत्तों ने मिलकर बड़ी को बुरी तरह नोच डाला था। विशाल बिना वक्त गुमाए उसे उठाकर अपनी लैब में ले आता है। वो भली भांति जानता था कि संक्रमण अब बड़ी के जिस्म में भी फैल चुका है, इसलिए वो फौरन अपनी तैयार की हुई वैक्सीन का डोज उसे देता है। वो बड़ी को किसी छोटे बच्चे की तरह अपनी गोद में समेटकर बैठा रहता है, मगर बदकिस्मती से वो दवा बड़ी पर भी बेअसर साबित होती है और उसके अंदर ज़ॉम्बी के लक्षण उभरने लगते हैं। बड़ी धीरे धीरे हिंसक होने लगता है, जिसे देखकर विशाल अंदर से पूरी तरह टूट जाता है। अपने बेजुबान साथी को इस खौफनाक दर्द में तड़पते न देख पाने की वजह से वो बेहद भारी दिल से बड़ी को हमेशा के लिए इस दर्दनाक जिंदगी से आजाद कर देता है। अगली सुबह विशाल भीगी आंखों से बड़ी की देह को मिट्टी में दफना देता है और उसकी कब्र पर फूट फूट कर रोता है। अब उसके दिल में उन दरिंदों के खिलाफ नफरत की आग सुलग रही थी। उस रात वो घर वापस न लौटकर सीधे बंदरगाह पहुंचता है और बड़ी की मौत का हिसाब चुकता करने के लिए एक बेहद खतरनाक मंसूबा तैयार करता है। अंधेरा होते ही ज़ॉम्बीज का एक बड़ा हुजूम वहां आ धमकता है। बंदरगाह पर खड़े पुतले को अकेला देखकर वे चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ते हैं, लेकिन तभी अचानक उनके पीछे कार की तेज हेडलाइट्स जल उठती हैं। विशाल खुद अपनी गाड़ी के अंदर छिपा बैठा था। आक्रोश में भरा विशाल रफ्तार से कार चलाकर उन ज़ॉम्बीज को कुचलना शुरू कर देता है, लेकिन उनकी भारी तादाद के आगे उसकी एक नहीं चलती और वे सब मिलकर गाड़ी को पलट देते हैं। कार के अंदर विशाल बुरी तरह जख्मी हो जाता है। इतने में एक खूंखार ज़ॉम्बी उसे खत्म करने के इरादे से आगे बढ़ता है, लेकिन तभी अचानक एक तेज रोशनी की चकाचौंध से तमाम ज़ॉम्बीज वहां से दुम दबाकर भाग खड़े होते हैं। दरअसल विशाल को बचाने वाली एक अनजान लड़की थी जो फौरन उसे अपनी गाड़ी में बिठाती है और उसके बताए पते पर वहां से निकल जाती है। अगली सुबह जब विशाल को होश आता है तो वो खुद को अपने ही घर में सुरक्षित पाता है। उसके पैर के गहरे जख्म पर सफाई से टांके लगे हुए थे। तभी रसोई घर से कुछ बर्तन गिरने की आहट सुनकर वो फौरन अपनी पिस्टल संभालता है और दबे पांव किचन की तरफ बढ़ता है, लेकिन वहां का नजारा देखकर वो हैरान रह जाता है। सामने वही लड़की एक छोटे बच्चे के साथ खड़ी थी जिसने रात में उसकी जान बचाई थी। उन्हें सुरक्षित देखकर विशाल अपनी गन नीचे कर लेता है। बातचीत में वो लड़की अपना नाम मीरा और बच्चे का नाम ओलिवर बताती है। मीरा बताती है कि वे मैरीलैंड से आए हैं और कल दोपहर से ही बंदरगाह पर उसके मैसेज का इंतजार कर रहे थे। वो विशाल को वर्मोंट में पहाड़ियों के बीच बने एक सुरक्षित ठिकाने के बारे में बताती है जहां ठंड के कारण वायरस भी असर कम कर देता है और कई इंसान अब भी जिंदा है। लेकिन दुनिया से निराश हो चुका विशाल इस बात को मानने से साफ इनकार कर देता है कि अब भी कोई सेफ जोन या इंसान बचा है और गुस्से में अपने कमरे में चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब विशाल का गुस्सा शांत होता है तो वो मीरा के पास जाकर अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है।
बात आगे बढ़ती है तो वो मीरा से पूछता है कि इस तबाही के बीच वो इतने लंबे समय तक आखिर बची कैसे रही। मीरा बताती है कि वायरस फैलने के बाद वो ऑलिवर और कुछ ऐसे लोगों के साथ एक बड़े जहाज पर छिपी हुई थी जिन पर संक्रमण का असर नहीं हो रहा था। मगर एक खौफनाक रात ज़ॉम्बीज ने जहाज पर धावा बोलकर लगभग सभी को मार डाला और मीरा ऑलिवर जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकल पाए। मीरा कहती है कि अब उनका एकमात्र मकसद वर्मोंट के उस महफूज ठिकाने तक पहुंचना है, क्योंकि अब काफी देर हो चुकी है, इसलिए वे कल सुबह होते ही रवाना होंगे। मगर विशाल साफ कहता है कि वो ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला, क्योंकि ये उसका शहर है और इसे सुरक्षित करना उसकी जिम्मेदारी है। उसे हर हाल में इस बीमारी का तोड़ ढूंढना होगा। ये सुनकर मीरा खामोश हो जाती है। कुछ देर बाद विशाल उन्हें बाहर ले जाकर उस फंदे का मुआयना कराता है जिसमें ज़ॉम्बीज ने उसे फंसाया था। वो इस बात से दंग था कि ज़ॉम्बीज इतने समझदार कैसे हो गए कि उसी की चाल उसी के खिलाफ इस्तेमाल कर ली। अब तक वो यही सोचता था कि ज़ॉम्बीज सिर्फ बेदिमाग लाशें हैं जिनके अंदर सोच समझ या जज्बात नाम की कोई चीज नहीं बची। मीरा अंदाजा लगाती है कि शायद ये जीव वक्त के साथ खुद को इवॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद वे स्विमिंग पूल के किनारे आकर बैठ जाते हैं जहां ऑलिवर पानी में मजे से तैर रहा होता है। बरसों बाद किसी इंसानी साथ को पाकर विशाल अंदर से बहुत सुकून महसूस कर रहा था। तभी पानी में तैरते हुए ऑलिवर कहता है कि पानी बहुत ठंडा है। ऑलिवर के ये शब्द सुनते ही विशाल के दिमाग में कौद चमकती है और उसे मीरा की कही बात याद आती है कि ये वायरस ठंड बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो बिना एक पल गवाए अपनी लैब की तरफ दौड़ता है और उस फीमेल ज़ॉम्बी को, जिसे उसने ट्रायल के लिए पकड़ा था, बर्फ के टुकड़ों पर लिटा देता है। उसके शरीर का तापमान कम करके वो अपनी बनाई नई वैक्सीन उसके जिस्म में इंजेक्ट करता है। विशाल को पहली बार उम्मीद बनती है कि शायद ये दवा वाकई काम कर जाए। इसी बीच मीरा भी लैब में आ पहुंचती है। दीवारों पर ढेर सारे ज़ॉम्बीज की तस्वीरें टंगी देखकर वो हैरान होकर पूछती है कि इन सबका क्या हुआ। विशाल उदास मन से बताता है कि वो इन्हें वैक्सीन के ट्रायल के लिए पकड़ कर लाया था, लेकिन वे सब टेस्ट के दौरान मारे गए। ये सुनकर मीरा सिहर उठती है। देखते ही देखते शाम गिराती है। विशाल ऑलिवर को अपनी बेटी के कमरे में सुला देता है और अंधेरा होने से पहले हमेशा की तरह खिड़कियों और दरवाजों पर लोहे की चादरें कसने लगता है। मीरा उससे कहती है कि अगर वो भी उनके साथ सर्वाइवर कॉलोनी चले तो उसे बहुत खुशी होगी। इस पर विशाल चिढ़क कर पूछता है कि वो इतने यकीन से कैसे कह सकती है कि वहां कोई कॉलोनी है, उसे ये सब किसने पुछताया। मीरा बेहद शांत स्वर में कहती है कि ईश्वर ने बताया। दुनिया में जो कुछ हो रहा है सब उनकी मर्जी है। उन्हीं की वजह से उसने उस दिन रेडियो चालू किया और उसे विशाल का मैसेज मिला। भगवान ने ही उसे सही वक्त पर उसके पास भेजा, वरना वो अब तक दम तोड़ चुका होता। और अगर वो अपना मन शांत करके सुने तो उसे भी उनकी आवाज दिखाई और सुनाई देगी कि आगे क्या करना है। लेकिन ये सब सुनकर विशाल का पारा छूट जाता है। वो सख्त लहजे में कहता है कि साफ साफ सुन लो, इस दुनिया में अब कोई भगवान नहीं बचा और ना ही ये सब किसी ईश्वर का खेल है। ये इंसानों की अपनी गलतियों का अंजाम है और इंसानी नस्ल को बचाने के लिए उन्हें अपनी ये गलती खुद ही सुधारनी होगी। अभी विशाल की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि अचानक बाहर से भयंकर तोड़फोड़ की आवाजें आने लगती हैं। उन खौफनाक आवाजों से सन्नाटा चीरता देखकर विशाल के हाथ पांव फूल जाते हैं। वो घबराकर मीरा से पूछता है कि जब वो उसे ज़ॉम्बीज के चंगुल से बचाकर ला रही थी, क्या उस वक्त रात हो चुकी थी। मीरा डरते हुए बताती है कि उसका खून बहुत बह रहा था, इसलिए मजबूरी में उसे अंधेरे में ही यहां आना पड़ा। ये सुनते ही विशाल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि ज़ॉम्बीज मीरा का पीछा करते हुए उसके ठिकाने तक पहुंच चुके हैं। वो फौरन एक छोटी खिड़की से बाहर झांकता है। सामने का नजारा रोंगटे खड़े कर देने वाला था। सैकड़ों ज़ॉम्बीज चीखते चिल्लाते हुए सीधे उसके मकान की तरफ बढ़े चले आ रहे थे। मीरा फौरन ऑलिवर के कमरे की ओर भागती है। इधर विशाल ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए बाहर लगी हाई पावर फ्लैश लाइट्स ऑन कर देता है, मगर उन दरिंदों को अपनी जान की परवाह नहीं थी। वे तेज रोशनी में झुलसते हुए भी लाइट्स को तोड़कर आगे बढ़ते रहते हैं। तब विशाल एक रिमोट कंट्रोल उठाता है। उसने सुरक्षा के लिए घर के इर्द गिर्द गाड़ियां खड़ी कर रखी थी जिनमें एक्सप्लोजिव्स फिट थे। जैसे ही ज़ॉम्बीज का झुंड गाड़ियों के करीब पहुंचता है, विशाल बटन दबाकर जोरदार धमाका कर देता है। इस विस्फोट से सैकड़ों ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ जाते हैं, मगर धमाके के झटके से घर के मुख्य दरवाजे भी कमजोर पड़ जाते हैं। विशाल अपनी परवाह किए बिना मीरा और ऑलिवर को बचाने के लिए ऊपर के कमरे की तरफ भागता है। वहां पहुंचकर वो देखता है कि एक खूंखार ज़ॉम्बी छत तोड़कर अंदर घुस आया है और अपने साथियों के लिए रास्ता बना रहा है। मीरा और ऑलिवर एक अलमारी के पीछे छिपे कांप रहे थे। तभी ज़ॉम्बी की नजर उन पर पड़ जाती है और ऑलिवर की चीख सुनते ही वो उन पर झपटता है। विशाल फुर्ती से पास रखी गन उठाकर उसे गोलियों से भून देता है, लेकिन जब वो खिड़की से बाहर देखता है तो ज़ॉम्बीज का एक और बड़ा हुजूम अंदर घुसने की फिराक में था। उन्हीं के बीच एक लीडर ज़ॉम्बी भी खड़ा था जिसने विशाल को अपने साथी को फंसाते देखा था। उस लीडर को गुस्से में तिलमिलाते देख विशाल तुरंत मीरा और ऑलिवर को लेकर बेसमेंट की सीक्रेट लैब में भागता है और दरवाजा सील कर देता है।
वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि बर्फ की ठंडक की वजह से वो महिला ज़ॉम्बी धीरे धीरे ठीक हो रही थी और वैक्सीन असर दिखा रही थी। लेकिन तभी बाहर खड़े ज़ॉम्बीज बेसमेंट का दरवाजा तोड़कर लैब के बाहरी हिस्से में आ धमकते हैं। विशाल उन दोनों को लेकर बुलेट प्रूफ कांच के एक चेंबर में बंद हो जाता है। ज़ॉम्बीज का पूरा झुंड उस मजबूत शीशे पर अंधाधुंध टक्कर मारने लगता है, जिससे कांच में दरारें उभर आती हैं। तीनों का बचना नामुमकिन लग रहा था। विशाल शीशे के पार से ही चीख कर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि उसके पास इस बीमारी का इलाज है जिससे वो उन्हें ठीक कर सकता है, लेकिन गुस्से में अंधे हो चुके ज़ॉम्बीज कुछ सुनने को तैयार नहीं थे। तभी उनका लीडर आगे आता है और अपने सिर से कांच पर खौफनाक वार करता है। शीशा टूटने ही वाला होता है कि अचानक वो रुक जाता है और अपने एक इशारे से बाकी सबको भी शांत कर देता है। दरअसल उस लीडर ने कांच पर अपने हाथ से तितली की एक आकृति बना दी थी। उसे देखते ही विशाल को याद आता है कि ऐसी ही तितली का टैटू उस महिला ज़ॉम्बी के हाथ पर भी था। विशाल पल भर में माजरा समझ जाता है। ये ज़ॉम्बीज यहां हमला करने नहीं बल्कि अपनी साथी को छुड़ाने आए हैं। विशाल तुरंत अपनी बंदूक नीचे रख देता है और उस महिला ज़ॉम्बी के शरीर से सारे मेडिकल उपकरण हटा देता है। दवा का असर कम होते ही वो महिला ज़ॉम्बी फिर से खूंखार होने लगती है, मगर कमजोरी की वजह से शांत रहती है। विशाल मीरा से कांच का दरवाजा खोलने को कहता है। मीरा खौफजदा होकर मना करती है, लेकिन विशाल शांत लहजे में कहता है कि जैसा कह रहा है बस वैसा ही करें। मीरा कांपते हाथों से दरवाजा खोलती है। विशाल बेहद एहतियात के साथ उस महिला ज़ॉम्बी को उसके साथियों के हवाले कर देता है और एक एंटीडोट का डोज देकर उसे पूरी तरह होश में लाता है। इस पूरे मंजर को देखकर विशाल को एक बेहद कड़वी सच्चाई का एहसास होता है। ये ज़ॉम्बीज कोई बेदिमाग जिंदा लाशें नहीं थे। वे भले ही खूंखार थे, लेकिन उनके अंदर सोचने समझने की क्षमता और अपनों के लिए प्यार, गुस्सा व तड़प जैसे इंसानी जज्बात जिंदा थे। वे इस वीरान दुनिया में एक कुनबे की तरह रह रहे थे। विशाल को एहसास होता है कि उन ज़ॉम्बीज की नजर में वो खुद एक क्रूर राक्षस बन चुका था, जो उनके अपनों का अपहरण करता था और इलाज के नाम पर उन्हें तड़पाकर मार डालता था। विशाल को अपने किए पर गहरा पछतावा होता है और वो सच्चे दिल से उनसे माफी मांगता है। विशाल के बदले हुए रुख को देखकर लीडर उसकी जान बख्श देता है और वे सब अपनी साथी को लेकर चुपचाप वहां से रुखसत हो जाते हैं। अब विशाल उन ज़ॉम्बीज के वजूद को समझ चुका था और उन्हें उनके हाल पर छोड़ देता है। इसके बाद इस तबाही से भरी दुनिया में बचे हुए बाकी इंसानों की तलाश में विशाल, मीरा और ओलिवर के साथ एक नए सफर पर निकल पड़ता है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है।